बिना अनुमोदन के, और एक तरफ पैसा एक कहता है पैसा एक कहता है कि कोई भी परियोजना आती है तो बिना से ये महापंचायत अपना विरोध दर्ज करती है। आप सब लोग बताएं कि आप हमारे गांव में कितने गांव में इस संबंध में आप सब लोगों ने ग्राम सभा में सहमति का प्रस्ताव दिया है? जिन्होंने सहमति का प्रस्ताव दिया हो वो हाथ उठाए, जिन्होंने सहमति का प्रस्ताव दिया हो। जो चाहते हैं कि ये बने कितने लोग हैं जो जिन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया? लेकिन अभी आप हम सब लोगों ने एक कानून सुना जो पैसा एक्ट कानून कहते हैं, जिसमें पैसा एक्ट उपबंध और अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के तहत 2022 में नियम बनाए गए हैं। और उस 2022 के नियम में जो हमारा एक नियम किसमें कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भू अर्जन के समस्त मामलों में मध्य प्रदेश भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियम के तहत 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी। ये इस कानून में लिखा है। तो ये इस कानून में लिखा गया है। तो यहाँ जिस प्रकार से प्रशासन कार्य कर रही है, आप लोगों को लगता है कि कोई पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता है क्या इसमें? कोई पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता जाए तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हम सब लोगों को पैसा एक्ट का एक एक नियम एक एक कानून अपने दिमाग में रखना होगा और पढ़ना होगा। और जब हम पढ़ेंगे उस कानूनों को, तब हर महीने हर ग्राम सभा में अलग से हम लोग ग्राम सभा लगाए। और ग्राम सभा का विषय में जब ग्राम सभा हो तो ग्राम सभा में जो हमारे पैसा अधिकार और पैसा नियम में जो एक्ट दिए गए हैं, उन एक्ट के तहत बिल्कुल जैसा इसमें एक्ट में लिखा गया है, जिस नियम में, जिस एक्ट में, जिस कानून में हूबहू वही अंकित कर हमको अपने ग्राम सभा में, अपने ग्राम सरकार में प्रस्ताव करना होगा। एक बात आप सब लोगों को समझना होगा, इस देश में 3 सरकारें चलती है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी आपकी ग्राम सरकार। जिसको, और इस बात को इसलिए मैं इस मंच से कहना आवश्यक है, और इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे गांव में भी सरकार है, वो सरकार हमारी है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के पास जो 3 जो प्रमुख उनके जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है, केंद्र सरकार के पास उनका संसद है, राष्ट्रपति है, ठीक उसी प्रकार उनकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका के नाम में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य सरकार के पास विधायिका बनाने के लिए हमारा राज्यसभा का सदन है, हाई कोर्ट है, और ठीक उसी प्रकार उनके कार्यपालिका के लिए है। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्राम सरकार में भी हमारी जो विधायिका है, विधायिका बनाने के लिए ग्राम पंचायत का प्रत्येक वो सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से पूरा हो, वह उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। वह अपने ग्राम के लिए और अपने अच्छे भले बुरे के लिए कानून बना सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास कार्यपालिका है, जो सचिव और हमारे ग्राम सभा के दायरे में जितने भी जो सरकारी कार्यालय जो काम करते हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई टीचर हो, वो हमारे कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो न्यायपालिका की बात होती है, गांव में न्याय, हमारी शांति और न्याय समिति का गठन क्या है, वह हमारा न्यायपालिका होता है। इस बात को हमको समझना है कि कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई राज्य सरकार नहीं। और एक लाइन में एक नारा भी कहा जाता है, न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी, न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि हम अपने ग्राम सभा को ताकतवर बनाएं और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हो, उस प्रस्ताव के लिए हम अडिग रहें। चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी आए, चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी आए, चाहे कोई ठेकेदार आए, उसको आप प्रस्ताव दिखाएं कि ये हमारे ग्राम सभा का प्रस्ताव है और यहाँ पर हमने प्रस्ताव किया है, को हम सब उनके सामने दिखाएं। मैं बात कर रहा था कि मैं चुटका क्षेत्र से आया हूँ। एक और बहुत आपके सामने एक विकट परेशानी भी आ सकती है। बहुत सारे के खाते के नाम पर बहुत सारी हमारी जो प्राइवेसी है वो चली जाती है, खाता भी ले लिया गया है। और अब एक नीति चलेगी कि फूट डालो और राज करो। आपके खाते में जबरदस्ती पैसे, लंबे समय तक आप हम सब लोग को थकाने के लिए चलते हैं, लेकिन हमको थकने की जरूरत नहीं है। अपने बात में, अपने काम में, अपने सोच में, अपने निर्णय में हमको अडिग रहने की आवश्यकता है। और जिस दिन अगर वो खाते में पैसे डले तो एक भाई के नाम में अगर उसका अगुआ में नाम है तो बाकी पीछे वाले शायद उसी में विवाद होने। मां नर्मदा के तट पे उपस्थित पढ़ारी की इस पावन भूमि को चरण वंदन करता हूँ।
यहाँ पर उपस्थित आप सब जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के निवास के विधायक आदरणीय चैन सिंह भाई, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय टेकाम जी, कमलेश भाई, हमारे अमन सिंह पोर्ती जी, भूपेन भाई, भारतीय जी, ललिता भाई, और उसी नाते अपना कर्तव्य निभाने आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। बसनिया बांध, या ये कहें कि मां नर्मदा के तट पर या नर्मदा जी के पर 29 बांधों का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें से 10 बड़े बांध बन चुके हैं, 6 बांध निर्माणाधीन हैं और 13 बांध लगभग निरस्ती की कगार पे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी लागत महंगी हो गई। ये बसनिया बांध, यहां बसनिया तो कहीं है नहीं, ये तो हम ओढ़ारी में है जहां पर बांध बनना है। 3 मार्च 2016 को विधानसभा के एक प्रश्न में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से इसको निरस्ती की बात कही थी कि इसकी लागत महंगी हो गई है। यह बात उसके बाद बिल्कुल दबी थी। मैं विधायक बना था, मैंने कई प्रकार की जानकारियां फिर इसमें ली, और अब आज आपके बीच में जितनी भी जानकारियां हैं विधानसभा से ली हुई हो या प्रशासनिक तरीके से हमने जो आवेदन निवेदन जो किया है, उन सब के बीच में ये एक पूरी पुस्तिका है, और जितने भी डेटा है आप लोगों के बीच में हमने विधानसभा में जो प्रश्न उठाए। राज्य मंत्री सम्मानीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते का आगमन, जोरदार तालियां। विरोधी संघर्ष समिति माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, जोहार प्रणाम के साथ स्वीकार करती है। हमारे क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी उपस्थित है, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय देवसिंह सयाम जी भी उपस्थित है। ये बहुत अच्छा एक मंच है कि जिसमें एक मंच पे हम सब राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, और जब सब राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, संघर्ष हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। यहाँ पर सभी राजनीतिक प्रतिनिधि हम भी सब एक हैं। तो आदरणीय मंत्री जी, मैं आपसे अपनी बात में कहना चाह रहा हूँ, ये जो परियोजना की जो बातें बता दें, क्योंकि मेरे को मैं आधा घंटे मेरे को फ्री कर देना जी, मेरे को जाना है थोड़ा सेपरा जी जी, तो जो विषय है जी जी बता देंगे तो जी बातचीत करने में ठीक रहेगा। आदरणीय मंत्री जी, ये बसनियाबाद परियोजना और उसके विरोध के लिए यहाँ पर जो संघर्ष समिति है एक मीटिंग आयोजित की है, क्योंकि आपके नॉलेज में एक बात है कि अभी बहुत सारी परियोजना का शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपसी सहमति नहीं बनने के या किसी भी प्रकार से ग्राम सभा और इनकी सहमति नहीं होने की वजह से यहाँ की कई प्रकार से नाराजगी पहले से यहाँ जता चुके हैं इस परियोजना संबंधी, और उनके बिना जो डिंडोरी जिले के हैं, जिसमें इस परियोजना में जहां पर पहले 50,000 हेक्टेयर सिंचाई की बात किए थे, 20 मेगावाट बिजली की बात हुई थी, आज के परियोजना में 8780 हेक्टेयर जमीन पर ये जो परियोजना की बात हो रही है, जिसमें सिंचाई की बात हो रही है, जिसमें 6343 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर लोगों की निजी भूमि ली जा रही है, साथ में 1793 जो है ये शासकीय भूमि है, 2107 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें 2737 परिवार विस्थापित होने की कगार पे है। इतने बड़े लेवल पर हम कह रहे हैं लगभग कोई बनाया तो क्या उसको अध्ययन नहीं था क्या?
जो इतने गांव डूब में आ रहे हैं, कितने उसकी लागत है, कितने लोगों को पानी देगा। और जहां भी है हमारा अंटस से, क्योंकि मैं डिंडोरी से बिलोंग करता हूं, कल वहां भी हमारा कार्यक्रम है महापंचायत के माध्यम से, जिसमें अनूपपुर जिला भी आ रही है और डिंडोरी जिला भी रहेगा संपूर्ण। बस स्टैंड में रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना, नर्मदा किनार में ही जमीन है, और जब नर्मदा मैया के किनार में अगर मैया से थोड़ी दूर चला जाओ तो पूरा भाटा है, पत्थर है। अब पत्थर में क्या पानी दोगे? और यहां सबसे बड़ा जिम्मेदारी है प्रतिनिधियों का, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। इनकी साइन होती है इसमें। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले विधायक और सांसद का, और ये क्या कर रहे रे भाई, थोड़ा सा अध्ययन तो कर लेते। मैं अभी राघोपुर का देख रहा हूं, वहां से लेकर के वो पुलिया तक, जो कि टिकरिया तक आ रही है, और उससे जमीन अच्छा कहां है ये बताइए, और कहां दोगे इनको? बसनिया बांध प्रभावितों की इस महापंचायत में विशेष तौर से हमारे इस मंच पे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के सभी प्रभावित नागरिक बंधु बहनों, आज ये महापंचायत में विशेष तौर से मूल जो भावना है, और इस भावना को देखते हुए आप सब लोगों ने इस महापंचायत को आमंत्रित किया है, और इससे नर्मदा बसनिया बांध जो प्रस्तावित हुआ है, और इसमें हमारे जो 31 गांव हैं, जिसपे हमारे 18 गांव मंडला जिले के हैं, बाकी 18 गांव इसमें डिंडोरी जिले के, और इसमें 3 ऐसे गांव जो पूरी तरीके से प्रभावित है मंडला जिले के, और 3 गांव डिंडोरी जिले के। ऐसे 6 गांव इससे परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं। अब सरकार के द्वारा ये जो निर्णय हुआ है, और से निर्णय को मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अभी देखिए, मेरे से सब चीज़ों के बारे में कौन कब आया, कैसे आया, किस प्रकार की योजनाओं के बारे में, वो ये देखिए, इसके कोई बड़ा इसका हल नहीं है। हम क्या अच्छा कर सकते हैं समाज हित में, देश हित में, ये हमारे लिए अनिवार्य है। और इसलिए इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके परामर्श से जो हमारी समिति तय करेगी, हमारी संघर्ष समिति के लोग, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग बैठ करके जिस प्लेटफॉर्म में जहां पर भी कहेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, और इस परियोजना के बारे में उसका एक समाधान पूर्वक निर्णय में सहभागी बनेंगे, यही आग्रह करते हुए मैं आप सब भाई और बहनों को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक प्रयास किया है, एक जनभावना को पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, ये प्रयास आप लोगों ने किया है। निश्चित आपकी सबकी जनभावना को ध्यान में रख करके ही इसका अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना हम सबका कर्तव्य होगा। यही अपेक्षा के साथ आप सब भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप अभी
हम अभी लोग में रहेंगे, इस समिति के साथ बैठ करके बात करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा है कि एक समिति बनाओ। समिति में इतने लोगों में बैठ के फैसला नहीं होगा। आप लोग जिनको आप तय करेंगे वो समिति में रहें, हम भी उसमें शामिल रहें, हमारे राजनीतिक नेता भी शामिल रहें, जनप्रतिनिधि जो भी हमें, इतने लोग रहें, बड़ी संख्या नहीं हो, हम दोनों जिले के जोड़ करके मैं कहूँगा। बाकी अब ये चैन सिंह क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो अलग बात है कि अलग अलग विधानसभा के हिसाब से, जिले के साथ, परंतु मैं दोनों जिले के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम बैठ करके इसमें जो अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं वही निकालेंगे। नुकसान आपका नहीं होगा, आपके साथ हम भी हैं, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही करना है तो इसके निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए सरकार के सामने इस विषय को रखना पड़ेगा। मैं तो नीति के बारे में, इसके गुणदोष के बारे में बताया, जहां प्रभावित होते हैं ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जो मैक्सिमम हो सकता है कंपनसेशन, उसके बारे में मैंने कहा। और वो कानून बनाने में भारत सरकार की तरफ से हमारी जो पॉलिसी है वो मैंने कहा कि यह मैं जानता हूं, मैं आदिवासी हूँ, ये पहली बार इतना बड़ा कंपनसेशन क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में आता है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसको 12.5 लाख रुपए, आज तक के इतिहास में इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। ये हम चाहते हैं कि अगर प्रभावित होंगे तो हम ज्यादा उनको पैकेज देंगे, और अगर सहमति बनेगी तो, और नहीं बनी तो कोई विषय नहीं है। ये बात भी मैंने कहा कि भाई ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, हम सबकी समिति पर निर्णय करने में कुछ लोग शामिल इसमें रहें, विशेष तौर से यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अगर उधर से भी कुछ लोगों को शामिल करना है तो उधर से भी, पर बड़ी संख्या नहीं हो, इसमें 10, 12, 15 लोग हो अधिकतम। माननीय मंत्री जी को लेकर के राज्यपाल से अपन मिलेंगे दोनों जिला के, और इसके बाद जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति तक मंत्री जी को ले जाएंगे, ठीक है ना भाई। मंत्री जी को वहाँ राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, क्योंकि हमारी अग्रणी है। पहले तय करो कौन कौन रहने वाले हैं, हाँ, वो जो पहले ये अध्यक्ष है, आज तय करके बताओ मेरे को। यहाँ का अध्यक्ष और डिंडोरी जिला। पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं, निरस्त की बात कर रहे निर्णय हैं। होगा तब की मंत्री जी की अगुवाई में राज्यपाल और राष्ट्रपति तक जाएंगे, और उसमें गिने चुने लोग। ये मेरी जिम्मेदारी है हाँ। राज्यपाल से, राष्ट्रपति से मिलवाना। कमेटी बनाओ। राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर ये जितने टोली है, मैंने कहा कि 10 से 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें से जो भी प्रमुख लोग हैं, आप जिनको ठीक समझते हो, ये तय करना आपके काम है। आप जिसको आप बनाओगे उस आधार पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में मिलाना है, जिन राष्ट्रपति से मिलाना है, राज्यपाल से मिलाना, मुख्यमंत्री मिला, वो काम मैं जरूर करूँगा, और उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमारी सबकी सहमति एक होना चाहिए कि इसमें हम निर्णय क्या करना है। डिस्कशन करने के बाद हम अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे, तो इस आधार पर इसको बढ़ाना है। धन्यवाद। कुलस्ती जी, इसके नाम पर हम ज्ञापन बनाए हैं, तो हम अभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो आए हुए हैं, तो इन्हीं सब जितना भी अधिकारी हैं, जितना भी मतलब ये जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, इन्हीं के समक्ष हम ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। और हम चाहेंगे जो नीति है, चाहे भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाती है, कानून बनाता है, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार का योगदान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें प्रभावित उन परिवारों के बारे में सोचना, पैकेज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, और बाकी जो पुनर्वास नीति है उसके आधार पर उनका डबल उनको मुआवजा देना। तो इस प्रकार के सारे नीति के बारे में मैंने सभी को कहा है, और इस आधार पर अगर आप सब लोगों की सहमति बनेगी, मैंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि आप लोग कमेटी बना लीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे
राज्यपाल जी से बात करेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो राष्ट्रपति से भी। उसके बारे में हम ज़रूर ये सारे मैटर को जो समिति के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज केवल इतनी मैंने बात किया है, क्योंकि जब तक इसका पूरा फार्मूला तैयार नहीं होगा नीतिगत निर्णय करना कठिनाई होती है, और इसलिए बैठ के बात करके उसके बारे में क्या गुण दोष है, प्रभावित पक्ष है और लाभार्थी पक्ष, जो दो पक्ष होते हैं। एक तो जब प्रभावित परिवार होंगे तो दूसरी तरफ लाभ वाले होंगे, उनमें से कितना गैप है, उससे समाज को और देश को कितना लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने स्पष्ट तौर से कहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कंपनसेशन है, मैंने 12,55,000 रुपये का उल्लेख किया है, ये हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। अगर उसके आधार पर देखेंगे तो हर प्रभावित परिवार को हम ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे अगर परियोजना बनती है तो, और नहीं बनती तो कोई विषय नहीं है। और इसलिए मैंने इसको भी स्पष्ट किया है कि इन सबको देख करके प्रभावित जो परिवार है, मूलतः 3 गांव मंडला जिले के 3 गांव डिंडोरी, ये प्रभावित परिवार है, बाकी आंशिक डूब में है। तो इस प्रकार का अभी सारा इसका कोई डीपीआर, सारा सर्वे, सारा असेसमेंट नहीं हुआ है, जो अभी तक केवल एक प्रपोजल है, और उस प्रपोजल के आधार पर जो तस्वीर सामने आया है उस आधार पे हम बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तब तक आगे मुझे लगता है कि इसमें हमको कठिनाई होगी, जब तक इसकी स्पष्ट पूरी योजना सामने नहीं आएगी, प्रारूप नहीं आएगा तब तक। और इसलिए इसके बारे में बात मैंने साफ तौर से सबको कहा है। चूंकि लिस्ट हुआ था, मैंने तो कहा कि सरकार ने कंडीशन था, सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोर्ट के सामने कोई नहीं होता, मैंने इसलिए स्पष्ट कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है और इसलिए हुआ है। पर मैं उस कार्यक्रम में था, वहाँ हुआ नहीं, पता नहीं ये विषय कैसे आया, पर मैं जहाँ था निवास के अंदर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे हाथ में ही खुद सूची था जो मैंने किया है, और इसलिए मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकता, परंतु मैं जो किया है उसमें कहीं शामिल नहीं है। हमने बहुत संघर्ष किया है, ऐसा है मैं कहना नहीं चाहता। बरगी को मैंने देखा है, वास्तव में बरगी में जितना लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के साथ में लोगों को उनके आंसू पोंछने का काम भी मैंने किया है, और इसलिए मुझे अच्छा अनुभव है इसका। मैंने शायद पहला आदमी हूँ जो इतना फेस किया है। मैं पहले दिन भी था, आज भी हूँ, और जो लोग आंदोलन को चलाए उनके साथ में भी कैसा व्यवहार हुआ मैंने तो स्पष्ट तौर से उस समय भी कहा, और इसीलिए मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। देखिए, मैं जब संयोग से आज इस क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूँ, तो मैंने सरकार के पॉलिसी में भी जो मदद भारत के लोगों के लिए, जो प्रभावित परिवार है या परियोजनाओं से जो परिवार प्रभावित होते हैं, उनके बारे में भी जो नीतिगत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो सकता है, वो मैंने नीति के बारे में उल्लेख किया है। और चूंकि मेरे पास ये काम है, पर उनको स्पष्ट लाभार्थी जो पक्ष होता है वो राज्यों का विषय है, केंद्र के तरफ से हमने उसको नीति स्पष्ट कर दिया है पुनर्वास के लिए। और आपको ध्यान होगा, सबसे बड़ी एक परियोजना आपको ये जो उर्लाबुलम डैम, ये जो 4 राज्य हैं, वो हमारे यहाँ भी हियरिंग चल रहा है, तो हम उसको भी सुन रहे हैं कि लोगों के पक्ष को सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। देखिए, मैंने जितना अभी कर पाया हूँ जो लोगों के लिए, प्रभावित पक्षों के लिए, तो इसलिए मुझे स्पष्ट तौर से इसकी पूरी जानकारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो चाहता हूँ कि अगर लोग सहमत होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंपनसेशन के बारे में मैं बात करूँगा। कि राज्य सरकार को मैंने कहा है कि इसके आरआई जो सर्किल होता है, उस सर्किल रेट के आधार पर अगर हम देंगे, और जो नीति है, जो पैकेज है, उस आधार पर, तो ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, ये भी मैंने कहा है। देखिए, आज ये जो विद्रोह नहीं है, ये आदिवासी जो उस बांध के बनने से जो प्रभावित होंगे उनका दर्द है। इसको हम विद्रोह न कहें। और हम तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले उस बांध के बनने में उसकी लागत कितनी है, कितना नुकसान होगा और कितना लाभ होगा, इस पे विचार करके तब उस परियोजना को बनाने का प्रयास करें। मैंने लगातार लगभग 4-5 साल पहले से एक आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने लगातार सरकार को बसनिया बांध के विरोध में मैंने अपना ज्ञापन दिया है कि आदिवासियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के उनको पानी दें ताकि कोई
किसी प्रकार का किसी का नुकसान ना होगा। परंतु पता नहीं सरकार की क्या हठधर्मिता है और इन सब संघों के विरोध के बाद भी सरकार ने इसकी स्वीकृति दी, टेंडर लग गया और अब वो काम करने की मूड में है। मैं तो यही मांग करता हूँ। अभी हमारे बीच में माननीय मंत्री जी भी आए थे, वो एक समिति की बात कह रहे थे कि समिति बनाए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि और सत्ता के मंत्री हैं, एक बार यदि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह दें कि अभी ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है और अभी इस पर विचार ना किया जाए तो निश्चित इसका काम रुकेगा। देखिए, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के पक्षधर हैं, पर ये जो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट एक विद्युत को लेके बनाया जा रहा है, आप सबको विदित है कि निवास विधानसभा क्षेत्र के नारायणगंज विकास खंड में चुटका परियोजना संयंत्र लगाया जा रहा है। तो एक ही विधानसभा में इतनी बिजली की दिक्कत तो नहीं है कि मतलब हर जगह विद्युत परियोजनाओं के नाम के लेके लोगों को विस्थापन किया जाए। रही बात लोगों को सिंचाई की व्यवस्था के लिए, मंडला जिले के 95 गांव बरगी जलाशय में डूबे हैं, एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है निवास विधानसभा और मंडला जिले के लोगों को। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को लगाया है कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से निवास विधानसभा के एरिया को पानी दिया जाए और जब तक यहाँ के लोगों को पानी बरगी बांध से ना मिले तब तक कोई भी दूसरी परियोजना ना बनाया जाए, ऐसा मैंने लिख के दिया हुआ है। सरकार बनावे अपन जगह में और अपन जमीन में बनावे, हम नहीं देंगे जमीन। अपने आदिवासी का जमीन है, किसका जमीन नहीं है, हम नहीं देंगे। हमारा आदिवासी का जगह है और जमीन है, हमारा आजाद आदि बाप का जमीन है, हम किसका जमीन में हम नहीं देंगे। मोदी सरकार बनावे अपन जमीन में और वो अपन बांध ले, हमारा आजाद आदि हमारे सबकी जमीन है, हम नहीं देंगे। बांध को हम नहीं बंधन दें, हम कहाँ जाबो, हम तो रेंगते रहेंगे तो मर जाबो। और इतना लड़का बच्चा जनसंख्या घर द्वार कहाँ बंधाएंगे हमारा, उतना हमको जानकारी भी तो होना चाहिए। अभी हम लोग गांव में 50,000 एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, हम गरीब परिवार है, तो उतने पैसे हमको देगा सरकार तो हम लोग क्या उसके सदुपयोग कर पाएंगे, उतना हमारे पास समझ नहीं होगा। हमारे गांव के लोग बाग खेती कर रहे हैं, खेती पर आश्रित हैं और हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा मनसा है सरकार से कि ये बांध हम निरस्त नहीं करके रहेंगे, या तो फिर वो हमको पहले जहर दे दे और इसके बाद वो बांध बंधा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। आज हम यहाँ पे किस स्थिति से जी रहे हैं, हमारे आजा दादा ने यहाँ पे खेती किया और खेती के साथ साथ वो अपना जीवन खुद से जी रहे हैं, तो फिर सरकार यहाँ पे क्यों अपना मनसा डोर लगा रही है कि नहीं हम बांध बना के आगे पानी पहुँचाएंगे, खेती बेहतर होगा। क्या अभी ऐसे ऐसे योजना आ चुके हैं, ड्रिप के माध्यम से हो या फिर मोटर अच्छे से अच्छे लगाए ना और उसके साथ आगे बढ़ाएं अपना कार्यगति को। हम पानी यहाँ से बंद नहीं कर रहे हैं, उनको पानी देने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर हम इतने 31 गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? क्या हमको वैसा हमारा घर मिलेगा जिससे हम आने की ये है कि बड़े मकान में हम लोग रह रहे हैं। ये हम लोगों को कहा जाए कि छोटे मोटे मकान में भी हमारा जीवन नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव के इतने ज्यादा डेरा सामान है जो हम एलतू फैलतू रहना चाह रहे हैं। हम शहर के सटीक नहीं है, हम जंगल से स्वस्थ हैं, हमें ऑक्सीजन अच्छा खासा मिल रहा है। हो सकता है इसके लड़ने के लिए हमको ऊपर तक भी जाना हो तो हम जाने को तैयार है, शहीद होने को भी तैयार है। जब सरकार हमारे साथ इतना कर रही है तो हमें कोई बात नहीं, सरकार का जगह नहीं है, ये हमारा जगह।